हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोठारी क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोठारी क्लासेस में। और आज हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो वो मैं पहले बता चुका हूँ। उसकी वीडियोस का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन आज से हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं, जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन हम आज यहाँ चालू करेंगे। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी टिक लगवाता जाऊंगा या मैं इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बनवाता जाऊंगा। तो कॉपी पेन अपने साथ में लेकर के इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करिएगा, क्योंकि एक एक नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं हैं क्या क्या। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वो कौन कौन सी चीजें जो हम पढ़ेंगे, या समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे हम राष्ट्रीय आय जो पढ़ते आ रहे हैं पिछले समय से, वो राष्ट्रीय आय के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि राष्ट्रीय आय का इतिहास कैसा रहा। तो यहाँ मेंशन किया गया है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी का प्रमुख साधन राष्ट्रीय आय है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 4 अगस्त 1949, ये देखिए डेट, आज के समय में अगर हम देखें तो डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे मेंशन किया गया है 4 अगस्त 1949 को, स्वतंत्रता समाप्ति के बाद 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, यानी कि राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक समिति का गठन किया था। और उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले जो भारत में, आज़ाद भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई, उसके जो अध्यक्ष थे वो पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस एक जाने माने अर्थशास्त्री भारत के, और उन्होंने रिसर्च करी और उन्होंने पाया कि भारत में जो हमें मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए वो है उत्पादन विधि। तो भारत में जो आज़ाद भारत में जो आपके हिसाब से नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन हुई वो उत्पादन विधि के द्वारा हुई। ठीक है ना, कि कितना उत्पादन किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है। इससे पहले भी हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने भी इससे पहले करी थी। उन्होंने भी भारत में जो ये गणना करी थी इसके लिए इस्तेमाल किया था उत्पादन विधि का। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत हो रही है जिसमें हम बता रहे हैं। सबसे पहली लाइन में जो बोला गया, राष्ट्रीय आय प्रमुख साधन होता है ये देखने का कि देश किस प्रकार से तरक्की कर रहा है। तो इसे ही बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अगर एक अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की कर रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ें तभी निकाली जाती है जब आप राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कर लेते हैं। किस प्रकार से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, किस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय ग्रो कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें कब पता लगती हैं, जब हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गणना जो राष्ट्रीय की करी गई वो कब करी गई, तो यहाँ पे दे रखा है 4 अगस्त 1949 को। ये डेट याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा पीसी महालनोबिस कौन है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहां पर हरित क्रांति के समय पर ये बात बताई हुई है कि पीसी महालनोबिस का वहां पे उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, ठीक है। पीसी महालनोबिस ने अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए, वहां पर ये चीज मेंशन करी गई है। तो आप ये बात भी याद रखिएगा। इनका कई जगह पर मतलब इनके बारे में बातें कही गई हैं किताब में। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। आगे बता रहा है, किसी एक निश्चित समय में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को कुल मौद्रिक मूल्य या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि देखिए, मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है। एक देश में एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू एवं बाहरी सीमा के अंतर्गत उत्पादित सेवाएं एवं वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, अगर उनका योग करके लिख दिया जाए। यहां पर भी वही लिखा हुआ है, किसी एक निश्चित समय में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतों को भी शामिल किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की कौन सी कीमत को, मार्केट प्राइस वाली कीमत को। देखिए, हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी एमपी निकाल करके दिखाते हैं या फिर एनडीपी एमपी निकाल करके दिखाते हैं। वहां पे बताया जाता है कि हम इसे बाजार कीमत पर बताएंगे, हम साधन लागत पर नहीं बताएंगे। दुकान पे कितने का बन रहा है ये नहीं बताएंगे, मार्केट में कितने का बिक रहा है हम ये बताएंगे। ठीक है ना, रेनॉल्ड्स पेन की कीमत या फिर आप नटराज पेंसिल की कीमत अगर आप बोलें कि मार्केट में है 5 रुपए या 7 रुपए, तो वो उसका मार्केट प्राइस है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि वो बना है 4 रुपए का, तो ये उसकी साधन लागत होती है। और हम जब भी बताते हैं हम बाजार कीमत बताते हैं, ना कि साधन लागत। तो यहाँ पर दे रखा है, उसने मेंशन किया हुआ है कि बाजार कीमतों को भी शामिल किया जाता है। एक नंबर का अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय में वस्तुओं और सेवाओं के कौन से मूल्य को शामिल किया जाता है, डैश करके फिल इन द ब्लैंक्स, तो वहां पर आप बोलेंगे कि बाजार कीमत को शामिल किया जाता है। देखिए,
ये सब चीज़ें, ये थ्योरी पढ़ने का एक रीज़न ये भी है कि हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलें। आप वीडियो को पॉज कर करके जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको पेपर के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नोट्स बन जाएंगे आपके लिए, और टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बस वीडियो देख लें और उसी से काम हो जाएगा, नहीं। ये तो आपको रिकॉल कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं लिखना ज़रूर होगा, तो आप उस तरीके से नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है ना, वरना काम नहीं होने वाला है आपका। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वीडियो देख लेने से ही काम हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलना पड़ेगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र आय का मापन से उत्पादन, समृद्धि दर, राष्ट्र आय का ढांचा, प्रति व्यक्ति आय, बचत, निवेश इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि देश कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, देश में किस क्षेत्र में ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में हमें कर जो है लगा रखा है उसे कम करने की आवश्यकता है, किन क्षेत्रों में सब्सिडी यानी कि आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हमें कब पता लगती हैं, जब हम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं। हम अनुमान तो तभी लगा पाएंगे ना जब हमारे पास आंकड़े होंगे, तो आंकड़े हम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के बाद प्राप्त होते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का मापन के लिए वित्तीय वर्ष माना जाता है, देखिए फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, यहाँ पर दे रखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, हर जगह यही माना जाता है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आप लगाइएगा कि दादा भाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने 1876 में इसका अनुमान लगाया। आप एक जगह लिख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी 1876। आप ऐसे लिख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास, और उसमें सबसे पहले लिखिए आप दादा भाई नौरोजी 1876 में अनुमान लगाया। उसके बाद कौन सा वर्ष चुना था उन्होंने, तो आप उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 1876 के बाद कि इन्होंने इनके बाद जो है वो पीसी महालनोबिस आए, ठीक है, कि इसके बाद जो अनुमान लगाया वो पीसी महालनोबिस ने लगाया था, ठीक है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने इसका उल्लेख भी किया, कौन सी वाली किताब में किया, तो इनकी एक किताब थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से करी है और क्या क्या तरीके उन्होंने अपनाए हैं, उत्पादन विधि का इस्तेमाल करा, ये मैंने वहां पर ही पढ़ करके आपको बताया। तो ये सारी चीजें उन्होंने इस किताब में बताई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसकी पीडीएफ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप अभी मत पढ़िए, लेकिन अगर आपको कभी फ्री टाइम मिलता है, खाली टाइम मिलता है, तो अब तब आप पढ़ने की सोच सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो फोकस रखिए बस 12th क्लास के एग्जाम्स के लिए। इसके बाद पढ़ते हैं हम भारत। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे जाता है, वैज्ञानिक गणना मतलब पूरी तरीके से अब यहाँ पर बना दी गई वैज्ञानिक रूप से हमारी गणना, यानी कि नियम और कानूनों का इस्तेमाल होने लगा, कुछ फॉर्मुलेज बना दिए गए, कुछ जो खामियां थी उनको पूरा करने की कोशिश की गई। तो वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसके जाता है, प्रोफेसर BK RB राव को जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए उत्पादन तथा आय विधि का प्रयोग किया। इन्होंने अनुमान इनका अनुमान सबसे विश्वसनीय माना जाता है। विश्वसनीय इसलिए माना जाता है इनका अनुमान क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया। इन्होंने बताया कि मार्केट प्राइस तो बाजार कीमत यानी कि आपका कर वहां पर जुड़ेगा। इन्होंने बताया कि अगर आपका वहां पर ग्रॉस वैल्यू बता रखी है तो हमें वहां पर डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट जोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने इस पूरे मेथड का इस्तेमाल करा है, इसीलिए इनकी जो ये विधि है इसको पूरी तरीके से आपका मतलब एक तरीके से माना जाता है कि ये विधि ऐसी विधि है जो कि वैज्ञानिक गणना है, ठीक है, विश्वसनीय माना जाता है इसको कि हाँ पूरी तरीके से परफेक्ट है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 10,000 लोगों पे सर्वे कर लिया तो मान लिया कि 10,000 पे इतना है तो 1 लाख पे इतना होगा, तो इसीलिए सबसे विश्वसनीय जो मानी जाती है तो विश्वसनीय प्रोफेसर BK RB राव। इन्होंने अपनी किताब लिखी है, इनकी किताब का नाम क्या है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया नेशनल, ये मेंशन किया गया नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। आप ये याद रखिएगा, नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया इनकी बुक का नाम है, जो कि इन्होंने सबसे पहले इस बुक में ये बताया और इन्होंने ये करा कि हम किस तरीके से अनुमान लगाने वाले हैं राष्ट्रीय आय का। खैर, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में जो कि पूछा भी गया है 2019 में, वो क्वेश्चन क्या है, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। तो मैं बता दूं आपको, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था पेपर में उसमें बोला गया था कि CSO की फुल फॉर्म बताइए। CSO की फुल फॉर्म बताइए, यहाँ पे लिखा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कई जगह से CSSO भी बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका असली नाम CSO है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अब जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो CSO है,
तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है बदल करके पूछ ले कि अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो सीएसओ करता है। ये भी पूछ सकता है कि सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर डेट लिखी हुई है, आपको दिखाई दे जाएगा 2 मई 1951 को सीएसओ की स्थापना की गई थी, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई थी 2 मई 1951 की। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो यही करता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। वीडियो को पॉज करते हुए जैसे आप हेडिंग डालिए सीएसओ की स्थापना कब हुई, सीएसओ वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है, अभी सीएसओ की फुल फॉर्म क्या है, और सीएसओ की स्थापना कितनी तारीख को हुई थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख लीजिएगा। आप अपनी तरफ से अलग से और भी चीज़ें लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि सीएसओ के पहले अध्यक्ष कौन बने, आप ये लिख सकते हैं सीएसओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने। ये क्वेश्चन आपके ऊपर है। देखिए एट दी एंड आप ये डिसाइड करने वाले हैं कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। हम सब, कोई भी हो टीचर, मैं हूँ यूट्यूब पे और भी बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं, आपके स्कूल टीचर हैं, वो सारे बस आपकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। आप उन्हें ये नहीं बोल सकते ना कि मेरा पेपर ही लिख दो आप जा करके, आपकी वो हेल्प कर सकते हैं। बाकी आपको खुद कोशिश करनी है। हमारे पैर का कांटा है तो हम ही से निकलेगा, पता है ना आपको। तो आपको खुद ये मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से दिमाग में वो क्वेश्चन सोचने होंगे जो एमसीक्यू बेस्ड हों। वैसे मैंने एमसीक्यू सीरीज की वीडियोस डाली हुई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पे हम पहले चैनल है जिन्होंने एमसीक्यू सीरीज की वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं इतने बड़े लेवल पर। तो आप उन एमसीक्यू सीरीज की वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से कह रहा हूं कि क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आ रहा है तो ये इनफ नहीं होगा, आपको अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बनाने होंगे। मैं भी बना के दूंगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपने कुछ एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन और जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। जो हमारे टेस्ट सीरीज जो हमारे ट्यूशन सेंटर में चल रही है वो भी मैंने वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हैं तो ये डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल रखा है, अभी आप स्क्रीन पे टेलीग्राम का हमारा पेज देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई हैं, आप जाकर के टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए और वहाँ से वो डाउनलोड कर लीजिए। वीकली बेसिस पे हम यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी हेल्प होती रहे, ठीक है ना। देखिए हार्ड कॉपी हम ट्यूशन सेंटर में बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं, टेस्ट की भी प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स की भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, तो फिर आप वहाँ जाकर के उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि मैं सभी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे पाता और मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं, मैं सभी को कांटेक्ट नहीं कर पाता। मैंने पहले भी बोला है कि आप व्हाट्सएप पे अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू ही बात करें, कॉल ना करें। और व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस हैं, सभी को कॉल हम नहीं कर पाते, ठीक है। सभी का हम रिसीव नहीं कर पाते, सभी को मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाते, फिर भी कोशिश रहती है कि सभी को रिप्लाई करें। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो मैंने वो टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी मैंने दिखाया है कि आप कोठारी क्लासेस KOTHARI क्लासेस करके आप अगर वहाँ पर डालेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में। डाउनलोड करिए, प्रिपरेशन करिए, आपको लिख करके कॉपी बनानी पड़ेगी लेकिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि घरेलू आय क्या होती है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि घरेलू आय क्या होती है। तो एक देश में एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित साधन आय के योग को घरेलू आय कहते हैं। इस बुक में जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स हैं हमारे, आपने देखा होगा, ये आपने कई सारी जगह पर इन नोट्स को देखा होगा क्योंकि कई सारे बच्चों ने हमसे ये परचेज करे हैं। तो ये इस नोट्स में आपको कहीं पे भी अगर घरेलू आय की डेफिनेशन मिलेगी तो सेम डेफिनेशन मिलेगी, इसलिए ताकि आप जितनी बार भी पढ़ें सेम डेफिनेशन को पढ़ें और आपको ये डेफिनेशन रट जाए। एक देश में एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित साधन आय के योग को घरेलू आय कहते हैं। यही डेफिनेशन आपको हर जगह मिलेगी। इसे और कौन से नाम से जाना जाता है? इसे साधन आय के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एनएनपीएफसी क्या है या फिर एनडीपीएफसी क्या है, तो एनडीपीएफसी घरेलू आय है और एनडीपीएफसी को साधन आय भी कहते हैं। इसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन भी कहते हैं। साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे एनडीपीएफसी कहते हैं इसे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देख रहे हो इसके नाम कितने कितने बदल करके आ रहे हैं। अब एमसीक्यू बेस्ड आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, आपने ये भी नहीं पढ़ा है तो फिर तो गया नंबर वो। तो आपको ये बेसिक्स पे भी काम करना पड़ेगा। अब यहां पर घरेलू आय दे दिया, आप बोल रहा है राष्ट्रीय आय में क्या होगा। देखो वही डेफिनेशन है, एक देश में एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू एवं, यहां पर घरेलू एवं विदेशी सीमा जोड़ देंगे, बस कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। इस तरीके की लैंग्वेज यहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है ताकि आपके लिए पेपर आसान हो जाए, आपके लिए लिखना आसान हो जाए। यहां पे क्या लिखा है? एक देश में एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में
सामान्य निवासियों द्वारा जो उत्पादित साधन है। बस यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है राष्ट्रीय आय वाली डेफिनेशन में, एक देश में एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू एवं विदेशी सीमा में देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय के योग को। यहाँ पर घरेलू एवं विदेशी सीमा बोलना है, घरेलू एवं विदेशी सीमा बोलना है, बाकी सब सेम रहेगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो घरेलू एवं विदेशी सीमा के अंतर्गत जो योग किया गया उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय बनाने के लिए क्या करना है आपने, घरेलू आय में विदेशों से आया हुआ पैसा जोड़ लेना है। विदेशों से आए हुए पैसे को बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं NFIA को। इसे किस में जोड़ लेना है, इसे NDPFC में जोड़ लेना है। अगर आपको ये टर्म्स समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो मैंने नेशनल इनकम की आय विधि की सबसे पहली जो मैंने आपको वीडियो बना करके अपलोड करी है, पहले आप वो देखिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सब कुछ आसान है आपके लिए, पहले से ही डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पे जाकर के देखिए उस वीडियो को, आपको पता लग जाएगा FC क्या होता है, MP क्या होता है, NDP क्या होता है, GDP क्या होता है, ये सब कुछ मैंने वहाँ बताया हुआ है। हम यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, याद रखिएगा। थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसकी टर्म एंड कंडीशंस मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, यानी कि आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय, घरेलू राष्ट्रीय आय निकालना सीखे, तो वो वाली वीडियो आप देखेंगे तो ये सब कुछ समझ में आएगा जो यहाँ चल रहा है। राष्ट्रीय आय के लिए मैंने आपको क्या बोला, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देश में तो जो पैसा है वो तो जोड़ेंगे जोड़ेंगे, जो विदेशों का पैसा है उसे भी जोड़ लेंगे, बस काम खत्म, इतना कर लिया जाएगा। विदेशों से आया हुआ पैसा और देश का जो पैसा, दोनों को जोड़ के राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। देश की घरेलू सीमा एवं विदेशी सीमा में जो भारत के सामान्य निवासियों द्वारा किसी भी प्रकार के स्रोतों से जो आय अर्जित की जा रही है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या है, घरेलू आय प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, इसे NFIA बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आगे यहाँ मेंशन किया गया है कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां होती है। राष्ट्रीय आय को मापने की कुछ विधियां होती है, तो यहाँ पूछा गया है कि बताइए राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां होती हैं। जब भी हम किसी देश की राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो 3 मेथड से, मैंने आपको पहला मेथड तो बता ही दिया था कि उत्पादन विधि का इस्तेमाल किया गया। जब भी पुराने किसी PC महालनोबिस ने इस्तेमाल किया हो या फिर दादा भाई नौरोजी ने इस्तेमाल किया हो, उन्होंने जिन्होंने भी इस्तेमाल किया है, उन्होंने कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है, राष्ट्रीय आय को निकालने के उत्पादन विधि का। लेकिन उसके बाद 3 विधियां यहाँ पर बताई गई हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि। अब देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए व्यय विधि का दूसरा नाम क्या है, तो वस्तु प्रवाह विधि है या फिर आय विन्यास विधि है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आय विन्यास विधि का दूसरा नाम बताइए, अब आपने पढ़ा ही नहीं है, हो गए ना जीरो बिल्कुल। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि आय विन्यास विधि कौन सी विधि है, व्यय विधि का ही दूसरा नाम है। अगर आप TR जैन पढ़ें या फिर आप कोई सी भी बुक दूसरी पढ़ें, वहां पर आपको ये मिलेगा सब कुछ, लेकिन आपको काफी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने एज इट इज शुरू में लिख दिया, ताकि आय विधि, व्यय विधि, वस्तु प्रवाह विधि, ये व्यय विधि, वस्तु प्रवाह विधि या फिर आय विन्यास विधि अगर आपसे बोला जाए, तो कई सारे बच्चे आय पढ़ करके उसे आय विधि लिख देंगे, लेकिन ये आय विधि है ही नहीं, ये आय विन्यास विधि है। आय विन्यास विधि का मतलब व्यय विधि है। उत्पादन विधि का दूसरा नाम क्या है, मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड। उत्पादन विधि का दूसरा नाम मूल्य वृद्धि विधि। और ऊपर दे रखा है आय विधि द्वारा साधन आय, आय विधि बोलते हैं या फिर साधन आय विधि बोलते हैं। तो 3 मेथड हमें समझ में आए, आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि। उनके नाम क्या क्या है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का। यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत करवा दी है समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा। कई सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम थी, कई सारे बच्चे इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वीडियोज़ अपलोड क्यों नहीं हो रही हैं। मैंने उन्हें पहले ही बताया कि फैमिली मेम्बर्स को कोरोना हो गया था, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी उस सिचुएशन में नहीं था कि मैं अब वीडियोस बना करके अपलोड करूं। और अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ अच्छा है, तो मैं दोबारा से बैक टू बैक वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप हमसे जुड़े रहें, और जिस तरीके से आप मेरे से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, आप जो मेरे को वहाँ पर मैसेजेस करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सभी का रिप्लाई दूँ। देखिए फिर भी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए बच्चे 100, 150 या 200 बच्चे हैं जो मेरे से कांटेक्ट में हैं, और वो मेरे से मतलब वो मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं, तो मैं एक तरफ से इतने सारे रिप्लाई एक साथ नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सभी बच्चों से ट्यूशन क्लासेस के बाद, अपने काम ख़त्म करने के बाद मैं उनसे कांटेक्ट करूँ। वाया कॉल भी कई सारे बच्चों से मेरी बात हो जाती है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सभी की कॉल मैं अटेंड कर पाऊँ, तो प्लीज़ कृपया करके नाराज़ मत होया करिए।
टच में रहिए, जो भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछते रहिए, मैं सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देता रहूँगा। जो भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है वो टॉपिक मैं आपको इंडिविजुअली समझा दूंगा। आपको और हमें दोनों को मिल करके आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करानी है, ठीक है ना। तो आप टच में रहिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कांटेक्ट में रहते हैं और कुछ दिन बाद आप कांटेक्ट से बाहर हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप 2-3 महीने बाद दोबारा जागते हैं कि सर मेरा ये टॉपिक नहीं हो रहा है, दोबारा करा दीजिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। और ये सारी चीज़ जो मैं आपको करवा रहा हूँ, चाहे वो आपको नोट्स प्रोवाइड कराना हो जो कि मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे फिर मैं आपको ये वीडियोस अपलोड करा रहा हूँ, चाहे फिर मैं आपको जो हेल्प कर रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसा मांगता है तो उसका कोई चार्ज हमारी तरफ से तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, अगर आप हार्ड कॉपी परचेज करते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे ये बुक चाहिए, अगर आप बोलते हैं हार्ड कॉपी हमें चाहिए, या फिर एमसीक्यू सीरीज की जो हमारी बुक है जो कि कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उससे और उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और वो रिकमेंड कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, तो वो अगर इस तरीके की अगर बुक लेना चाहते हैं तो हाँ, इसका चार्ज होगा, ठीक है। इसका चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आप बुक हमसे परचेज करते हैं इस तरीके की जिसमें एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन दे रखे हैं विद आंसर, तो उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। वो भी तब है जब आप उसे परचेज करते हैं। अगर आप परचेज नहीं कर रहे तो आपको किसी प्रकार का किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना। कई सारे लोगों को लग रहा है कि चार्ज कुछ देना होगा, मैं नहीं, कुछ भी चार्ज आपको नहीं देना है। आप इस नोट्स में से पढ़ते जाइए, लिखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, ताकि ये और ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुँचे, उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट के साथ। वहां पर मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगा कि किस किस तरीके से विधियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्र आय का आकलन किया जाता है। अच्छे से तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।